द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 13 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे। द 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 12 एपिसोड सुने हैं। आज हम एपिसोड 13 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 13वां नियम समझेंगे। और 13वां नियम कहता है कि मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नजरअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। अब इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप याद कीजिए, आपने अपने दोस्त को उसके वक्त पर उधार तो दिया होगा, मगर आपका वक्त आने पर आपके दोस्त ने आपको उधार देने से मना किया होगा, यहाँ तक कि आपका उधार भी नहीं लौटाया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन काफी लोगों के साथ तो यह हुआ ही होगा। अब उन्होंने आपको क्यों मना किया? क्योंकि उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मगर वहीं अगर उनका स्वार्थ उसमें होता तो वह आपकी मदद जरूर करते। सत्य की खोज में आपको बार बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी क्षमता है, और यह भी कि आप अपनी और उसकी जरूरतों के फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और जरूरतों में खोए रहते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि वे जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वे इस तरह आग्रह करते हैं जैसी उनकी जरूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हों, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वे बड़े मुद्दों का हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव का। वे बड़ी तस्वीरें दिखाने लग जाते हैं, जबकि रोजमर्रा की बातों को प्रभावित करने की ज्यादा शक्ति होती है। उनमें यह एहसास ही नहीं होता कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की जरूरतों में उलझा रहता है। और अगर आप उनके स्वार्थ का वास्ता नहीं देते हैं तो वह आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया में प्रमुख कदम सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना है। क्या वह घमंडी है? क्या वह अपनी प्रतिष्ठा या सामाजिक ओहदे के बारे में चिंतित है? क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें परास्त करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वह सिर्फ धन और शक्ति से ही प्रेरित होता है? जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 2000 साल पुरानी चीनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नज़र में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़ों के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। उसने पूरे देश को मटिया मेट करने यानी तबाह करने का और इसके शहरों में तहस नहस मचाने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़ों के लिए घास उग सके। चीनी सभ्यता को नष्ट होने से जिसने बचाया वह कोई सैनिक, सेनापति या राजा नहीं, बल्कि बेलू तसाई नाम का समान आदमी था। तसाई खुद एक विदेशी था, लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज खान का विश्वास पात्र सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर चीन को नष्ट करने के बजाय वह यहाँ के नागरिकों पर टैक्स लगा देगा तो इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इसमें ज्यादा समझदारी दिखी और उसने तसाई की सलाह मान ली। जब चंगेज खान ने कैफेंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया, जैसा उसने उन बाकी शहरों में किया था जहां उसका विरोध हुआ था, तो तसाई ने उसे बताया कि कैफेंग में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके हुनर का लाभ उठाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कैफेंग को बख्श दिया गया। इससे पहले चंगेज खान ने कभी ऐसी दया नहीं दिखाई थी, लेकिन सच तो यह था कि कैफेंग दया के कारण नहीं बचा था। तसाई चंगेज खान को अच्छी तरह से जानता था। चंगेज खान एक बर्बर देहाती था जिसे संस्कृति की कतई परवाह नहीं थी। सच कहा जाए तो उसे युद्ध और व्यवहारिक परिणामों के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी। तसाई ने उस एकलौते भाव को जागृत किया जो इस तरह के आदमी पर सफल हो सकता था। वह था लोभ। देहाती और सेब का पेड़ एक कहानी है जिसमें एक देहाती के बगीचे में सेब का एक पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे। उस पर सिर्फ गौरैया और टिड्डे ही बैठते थे।
उसने पेड़ काटने का फैसला किया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इसकी जड़ों पर प्रहार करने लगा। टिड्डो और गौरेयो ने उससे आग्रह किया कि वह उस पेड़ को ना काटे क्योंकि वह उन्हें शरण देता है। उन्होंने कहा कि वे गीत गाकर उसकी थकान कम कर देंगे, लेकिन उस देहाती ने उनके आग्रह पर कतई ध्यान नहीं दिया और पेड़ पर प्रहार करता रहा। जब वह पेड़ के कोटर तक पहुंचा तो उसे वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखा जिसमें बहुत सा शहद था। शहद चखने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी और पेड़ की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। अतः स्पष्ट है, स्वार्थ से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। आत्मरुचि या स्वार्थ ही वह लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप उन्हें यह दिखा देते हैं कि आप किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने की राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी जरूरतों और रुचियों को भांपें। आप अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। ज्यादातर लोग खुद में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अलावा किसी चीज में सच्ची रुचि नहीं होती है। जब भी कोई बात करता है तो वे हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें किस तरह से इस बात से लाभ हो सकता है। अगर उन्हें अपना कोई फायदा नजर आता है तो वे पूरे ध्यान से सुनने लगते हैं, चाहे उस बात से उनके लाभ का बहुत दूर का ही संबंध हो। दया और कृतज्ञता की रस्सी कमजोर होती है और पहले ही झटके में टूट जाती है। इस तरह की लाइफ लाइन ना फेंकें। आपसी स्वार्थ की रस्सी बहुत मजबूत होती है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यह बरसों तक आपकी सेवा करती रहेगी। विशेषज्ञ की राय है कि अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका लोगों को यह स्पष्टता से दिखाना है कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।